हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नर के बारे में। तो जैसा कि हमें पता है कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का फॉर्मेशन है। भारतीय जो संविधान है, इंडियन गवर्नमेंट है, वह फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक तरफ जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, सेम एज स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी होते हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के अंडर आते हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो हु इज गवर्नर? गवर्नर कौन है? गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। गवर्नर किसी भी राज्य का प्रधान मुखिया होता है। जैसे कि प्रेसिडेंट किसी भी नेशन या राष्ट्र का मुखिया होता है, लेकिन गवर्नर भी प्रेसिडेंट की तरह एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है गवर्नमेंट का। मतलब कि वह सिर्फ एक नाम मात्र का मुखिया है, जबकि जो एक्चुअल पावर होती है वह किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के पास। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन पार्ट 6 फ्रॉम आर्टिकल 153 टू 167, आर्टिकल 153 से 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। और जो गवर्नर है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के तौर पर वर्क करता है। अकॉर्डिंग टू 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1956 में हुआ था, उसमें यह कहा गया कि एक व्यक्ति एक या दो राज्य का गवर्नर बन सकता है। मीन्स कि कोई भी व्यक्ति एक या उससे ज्यादा राज्य का गवर्नर हो सकता है। एंड गवर्नर को से रिलेटेड एक बात ये भी है कि जो गवर्नर होता है वह जिस स्टेट का होता है वह उस स्टेट का सिटीजन नहीं होता है, वह किसी अदर स्टेट से बिलोंग करता है। सेकेंड आपका आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। सो हाउ टू अपॉइंट अ गवर्नर? गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है? गवर्नर इज नाइदर इलेक्टेड बाय द पीपल। गवर्नर ना ही लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि वोटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए जो लोग नियुक्त करते हैं, वैसे नहीं होता है। और ना ही गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट को नियुक्त करने के लिए लोकसभा, राज्यसभा या फिर यूनियन टेरिटरीज लाइक दिल्ली एंड पांडिचेरी, इनके मेंबर्स वोटिंग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। गवर्नर को अपॉइंट कैसे किया जाता है? गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है और वह सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नॉमिनी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इन 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर है वह उसका जो एम्प्लॉयमेंट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है। It is an independent constitutional office and is not under the control of central government, और वह सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं आता है। कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस, यदि कोई व्यक्ति गवर्नर बनता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि he should not be a member of House of Parliament, वह हाउस ऑफ पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इनका मेंबर नहीं होना चाहिए। इफ एनी सच पर्सन इज अपॉइंटेड एज गवर्नर, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को गवर्नर बना दिया जाता है जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, तो वह जब से गवर्नर बनता है उसे एट दैट डे उसे वह सीट खाली करनी होगी या उसे उस पद से इस्तीफा देना होगा। He should not hold any office of profit, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। गवर्नर यदि कोई व्यक्ति गवर्नर बनता है तो उसे एक ऑफिशियल रेसिडेंस दिया जाता है, राजभवन दिया जाता है, और उसे उस रेसिडेंस के लिए किसी भी रेंट की आवश्यकता नहीं होती है। गवर्नर को जो भी सैलरी प्रोवाइड की जाती है या जितनी भी उसे सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, वह कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है।
ये हैं अभी एट प्रेजेंट हमारे इंडियन स्टेट्स के गवर्नर। एंड एक क्वेश्चन और आता है कि गवर्नर स्टेट्स के लिए तो होते हैं, क्या यूनियन टेरिटरीज के लिए भी होते हैं? सो यस, यूनियन टेरिटरीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या फिर एलजी होते हैं, जिन्हें हम एलजी बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज में। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर, गवर्नर की कुछ शक्तियां। गवर्नर के पास मेनली 4 पावर्स होती हैं, जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेचर पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स एंड जुडिशियल पावर्स। फर्स्ट आती है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर। सो अंडर एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर मीन्स जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, कार्यकारी कार्य होते हैं, वह किसके नाम पर किए जाते हैं? राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। गवर्नर चीफ मिनिस्टर्स और अदर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करता है, और यह मिनिस्टर्स और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही अपने ऑफिस पर पद ग्रहण करते हैं, उसके प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ग्रहण करते हैं। गवर्नर यदि चाहे तो एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी नियुक्त कर सकता है कुछ स्टेट्स में, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। इन स्टेट्स में ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी नियुक्त कर सकता है। थर्ड, ही अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ मिनिस्टर, वह एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट को भी अपॉइंट करता है, और जो एडवोकेट जनरल होता है वह गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद ग्रहण करता है। गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट द स्टेट इलेक्शन कमीशन, गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी अपॉइंट करता है। ही अपॉइंट द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, वह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन या फिर उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें भी गवर्नर ही अपॉइंट करता है। एंड यदि गवर्नर चाहे तो वह किसी भी स्टेट से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी स्टेट से रिलेटिंग कोई अफेयर्स है, तो वह चीफ मिनिस्टर से उसके बारे में पूछ सकता है या इंफॉर्मेशन ले सकता है गवर्नर। सेकेंड पावर जो है गवर्नर की वह है लेजिस्लेचर पावर। लेजिस्लेचर पावर के अंडर क्या होता है कि यदि गवर्नर चाहे तो वह स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को किसी भी समय सत्रक्षण कर सकता है या भंग कर सकता है। सेकेंड इज he can address the state legislature assembly at the commencement of the first session after each general election. यदि गवर्नर चाहे तो प्रत्येक आम चुनाव के बाद उसका जो पहला सेशन होगा उसमें वह स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को संबोधित कर सकता है या एड्रेस कर सकता है, या फिर प्रत्येक साल का जो शुरुआती सेशन होता है उसमें भी यदि गवर्नर चाहे तो वह स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को संबोधित कर सकता है। एंड द थर्ड इज यदि he can send messages to the house or houses of the state legislature, यदि कोई ऐसा बिल है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है या रुका हुआ है तो गवर्नर उस बिल से रिलेटेड कोई भी मैसेज हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा को मैसेज भेज सकता है कि आप उस बिल पर कोई एक्शन लीजिए या उसके लिए वह कोई भी जवाब मांग सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्रेसिडेंट होता है वह राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करता है एंड लोकसभा में 2 मेंबर्स को। सेम एज गवर्नर के पास भी पावर होती है नॉमिनेट करने की। यदि गवर्नर चाहे तो वह स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल के 1/6 ऑफ द मेंबर्स को कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर करता है। और वह मेंबर्स किस फील्ड से रिलेटेड होने चाहिए? किसी भी लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज। वह किसी भी साहित्य, विज्ञान, कला या फिर कोई भी सोशल सर्विस के अंडर वर्क कर रहा हो तो गवर्नर उन मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। ही कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से वह एक व्यक्ति को नॉमिनेट करता है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग रखते हों। गवर्नर के पास एक पावर और होती है, वह स्टेट फाइनेंशियल कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन
एंड ऑडिटर जनरल इन सब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रख सकता है, या इनकी किसी भी इनसे रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट है वह विधानसभा के सामने रख सकता है या रखता है। थर्ड पावर है गवर्नर की फाइनेंशियल पावर। तो यदि कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में के सामने रखा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसके लिए पहले गवर्नर से सहमति लेनी होगी। बिना उसकी अनुमति के कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा। ही कैन मेक आउट ऑफ द मीन्स गवर्नर, यदि सपोज कि राज्य के ऊपर कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, तो गवर्नर उस समय राज्य के जो फंड है उससे कुछ मनी ले सकता है और उस डिफिकल्ट सिचुएशन से निपटने के लिए वह उस मनी को इन्वेस्ट कर सकता है। यह पावर भी गवर्नर के पास होती है। ही कंस्टिट्यूट्स अ फाइनेंशियल कमीशन। गवर्नर एक फाइनेंस कमीशन का भी गठन करता है प्रत्येक 5 साल में, और वह फाइनेंशियल कमीशन क्या देखता है कि जो पंचायत हैं और म्यूनिसिपैलिटीज हैं उनमें इनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या कंडीशन है। लास्ट पावर है गवर्नर की जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर प्रेसिडेंट के पास भी होती है, सेम एज गवर्नर के पास भी होती है। यदि गवर्नर चाहे तो वह किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है या कम कर सकता है। एंड जब भी कोई स्टेट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वह किसकी सलाह पर किया जाता है, गवर्नर की सलाह पर। अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, लेकिन उसे उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेना जरूरी होता है। He makes appointments, promotions of the district judges in consultation with the state high court. यदि वह किसी भी स्टेट हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज है, स्टेट हाई कोर्ट का कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज है, तो उसका अपॉइंट या फिर उसका प्रमोशन भी वही करता है, या फिर उसके लिए भी वह प्रधान राष्ट्रपति से सलाह लेकर ही करता है। वीटो पावर्स प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों के पास वीटो पावर होती है। उनके बीच उसका कंपैरिजन, जैसे कि यदि कोई भी ऑर्डिनरी बिल है वह प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास आता है, तो उनके पास ये फॉलोइंग कंडीशंस होती हैं। जैसे कि यदि कोई बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसके पास ये 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज, यदि कोई भी बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास हो चुका है और वह राष्ट्रपति की सहमति के लिए आता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो वह उस बिल पर अपनी सहमति दे सकता है। यदि उसने उस बिल पर साइन कर दिए हैं तो वह एक कानून बन जाएगा। यदि उसने उस बिल को अपने पास रख लिया है तो वह बिल एंड हो जाएगा और एक कानून नहीं बन पाएगा। वह उस बिल को हाउस के दोनों हाउसेस के पास दोबारा भेज सकता है कि आप इस पर एक बार और सलाह कीजिए। यदि वह बिल दोबारा उसके पास आ जाता है बिना किसी चेंजेस के, तो उस कंडीशन में गवर्नर को उस बिल पर अपनी सहमति देनी ही होगी, मतलब कि उसे उस बिल पर साइन करने ही होंगे। और एक तरफ यदि गवर्नर के पास कोई ऑर्डिनरी बिल आता है तो उसके पास ये 4 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट इज, वह उस बिल पर अपनी सहमति देता है। यदि सहमति मिल जाती है तो वह एक कानून बन जाएगा। सेकंड, वह उस बिल को रोक कर रख सकता है। यदि उसने उस बिल को रोक लिया है तो वह एंड हो जाएगा और एक कानून नहीं बन पाएगा। थर्ड इज कि वह उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के पास दोबारा भेज सकता है। यदि वह बिल पास होकर दोबारा आ गया है तो गवर्नर को इस बार इस बिल पर अपनी सहमति देनी ही होगी, अपने साइन करने ही होंगे। एंड गवर्नर की कंडीशन में एक और कंडीशन बढ़ जाती है, जो है कि वह उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रख सकता है, मतलब कि वह उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। यदि कोई भी मनी बिल प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास आता है तो उसके पास ये फॉलोइंग पावर्स होती हैं। यदि कोई मनी बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है तो गवर्नर के पास 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, कि वह उस बिल पर अपनी सहमति दे सकता है, एंड सेकंड, वह उस बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है और वह बिल खत्म हो जाएगा और कानून नहीं बन पाएगा।
यदि कोई भी मनी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है तो गवर्नर के पास ये 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, कि वह उस बिल पर अपनी सहमति दे सकता है। सेकंड, वह उस बिल को रोक सकता है और वह बिल एंड हो जाएगा और फिर वह कानून नहीं बन पाएगा। एंड थर्ड कंडीशन इज कि गवर्नर उस बिल को प्रेसिडेंट की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वह उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। पार्डनिंग पावर, गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास क्षमा की शक्ति होती है। प्रेसिडेंट के पास होती है कि वह किसी की भी सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, या यदि उसे किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा मिली हुई है तो वह उसे भी माफ कर सकता है। प्रेसिडेंट सजाए मौत को भी माफ कर सकता है। गवर्नर किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन वह किसी की सजाए मौत को माफ नहीं कर सकता है। ये पावर गवर्नर के पास नहीं होती है। थर्ड पावर होती है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसी भी यदि सैन्य अदालत में कोई सजा मिली हुई है किसी व्यक्ति को तो वह उसे भी माफ कर सकता है, लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है कि वह सैन्य अदालत में मिली हुई सजा को माफ कर दे। These are some articles related to गवर्नर। गवर्नर से संबंधित कुछ आर्टिकल्स, कुछ अनुच्छेद जो हैं। फर्स्ट है 153। 153 सेज गवर्नर ऑफ स्टेट मीन्स कि प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा, एक राज्यपाल होगा। सेकेंड 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर को कैसे नियुक्त किया जाता है। 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। 159 और टेकन बाय गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा शपथ लेना। आर्टिकल 161 पावर्स ऑफ गवर्नर टू ग्रांट अ पार्डन, गवर्नर की पावर वह किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है। ये पावर आर्टिकल 161 में है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक एंड होता है। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू अगेन।